जमहूरियत के दुश्मन, जी हां, सहारा मैं हूं भूपेश कोहली और आपका इस खास पेशकश में स्वागत करता हूं। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। चुनावों के बीच घाटी में एक ही दिन में 4 जगहों पर आतंकी हमलों से यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। सवाल उठना लाजमी है, क्या पाकिस्तान नहीं चाहता घाटी में अमन कायम हो? हमारी खास पेशकश जमहूरियत के दुश्मन में देखेंगे। आतंकवादियों ने आज एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर आतंकी हमले किए हैं, जिसमें से सेना के 2 अधिकारी समेत 11 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना ने उरी में सभी 6 आतंकवादियों को और सौरा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आर्मी चीफ के साथ बैठक कर आतंकी हमले की जानकारी ली। इसके बाद आर्मी चीफ दलबीर सुहाग और वायुसेना प्रमुख अरूप राहा के बीच भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक हुई बताई जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि खुफिया एजेंसीज ने कुछ अहम जानकारियां इंटरसेप्ट से इकट्ठी की हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि लश्कर ग्रुप के आतंकवादी कुछ और हमले करने की फिराक में है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान को एक बार फिर खरी खरी सुना दी। मैं समझता हूं पाकिस्तान को इसे रोकने में पहल करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान को इसे रोकने में कोई कठिनाई आ रही है तो भारत के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए। भारत उसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन क्यों होता है कि बराबर जो आतंकवादी भारत की सरहदों को पार करके आते हैं और यहां तबाही पैदा करते हैं इसे हिंदुस्तान में, वही सब सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही घरों में छिपे हुए हैं, उनको छुपा कर रखा गया है। क्या इसकी जवाबदेही पाकिस्तान की नहीं बनती? तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान घाटी में चुनाव को देखते हुए बौखला चुका है? इन आतंकवादियों को जमहूरियत का दुश्मन क्यों ना कहा जाए, क्योंकि ये लगातार घाटी में चुनाव का विरोध कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। हालांकि जनता बंपर वोटिंग कर रही है। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, पूर्व सेना अधिकारी दानवीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐसी संघर्ष की घड़ी में सेना का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर रचना के सिंह भी मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता बिलाल भट्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे भी अपडेट लेंगे। पूरे दिन उन्होंने इस खबर पर नजर रखी है। दानवीर सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज के हमले पर हालांकि आतंकवादियों को भी यहां पर निपटाया गया सही तरीके से, 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन हमारा भी ज्यादा नुकसान हुआ है। कैसे दिखता है इस हमले पर और आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सेना ने बहुत ही प्रोफेशनलिज्म दिखाया। जहां तक इन आतंकवादियों को टैकल करने का सवाल है, कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया। सारी जो मुसीबत थी अपने ऊपर झेली, और उन्होंने इंश्योर किया कि जिस मिशन के लिए वो आए थे वो मिशन में वो कामयाब ना हो सके, और वो वैसा ही हुआ। इससे पूरे हमले से एक चीज उभर के आती है कि पाकिस्तान अभी बहुत ही डेस्परेट है, और जितना हैवी टर्नआउट जेएनके में देखने में मिला है उससे वो काफी बौखलाया हुआ है। और इस चीज को आपको जो लाहौर में अभी जमात उल दावा की जो एक अहम इज्तिमा या मीटिंग, लार्ज मीटिंग जो होने वाली है, जिसके लिए पाकिस्तान रेलवेज जो है बहुत ट्रेन मुहैया करा रहा है, तो उसके साथ भी इसको लिंक करके देखिए, क्योंकि पाकिस्तान मिलिटेंट रैंक के अंदर मनोबल उनका काफी कमजोर था, क्योंकि वो जो करना चाहते थे हिंदुस्तान में एलसी के इस पार, वो अपने मंसूबों में नाकामयाब रहे हैं। और हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान की आंख में खटकता है और वो देख रहा है कुछ दिनों से कि हिंदुस्तान एक नई राह पे चल निकला है, तो ये उससे सहन नहीं हो रहा है। तो ये उसी का नतीजा जो आपने आज देखा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को बार बार दिखाता रहा है, उस पर विश्वास करना अब ठीक नहीं है। इससे पहले एक ये रिपोर्ट हमारी देखते हैं। बम्पर वोटिंग से बौखलाए आतंकी, मोदी की रैली से घबराए आतंकी, घाटी में अटैक पर अटैक। आतंकियों के ग्रुप ने पहला हमला बारामूला के उरी में सेना के शिविर में किया है। आतंकियों ने यहां पहले हथगोले फेंके और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में सेना के अफसर समेत जवान और पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को भी मार गिराया गया। उसमें इंटरसेप्शन बढ़ा है, इंटरप्रेट करने का अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन आर्मी हर एक ये एफर्ट्स नाकाम कर रही है। सो
दैट्स एज ऑफ नाउ। मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है पिछले 2 चरणों में, उससे सारे विश्व के आगे ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुलेट का जवाब बैलेट से देने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ एक लोकतंत्र के दुश्मन तत्व और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग इस प्रकार की गतिविधियों में उतर आए हैं। आतंकियों ने दूसरा हमला श्रीनगर के सौरा, तीसरा हमला शोपियां और चौथा हमला पुलवामा में किया है। घाटी में आतंकियों के अटैक पर अटैक को सबने जमहूरियत पर हमला करार दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हम उनको नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं। उन्होंने उन आतंकवादियों को, उन अलगाववादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो लोग कि भारतीय लोकतंत्र और जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के जुनून और जज्बे को खत्म करने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे थे। गोली को गोली या बंदूक से बंदूक उत्तर देना ठीक है, लेकिन जब तक पाकिस्तान को हम उनकी भाषा में जवाब नहीं देते तब तक इस प्रकार के एनकाउंटर और हमारे जवानों की शहादत होती रहेंगी। जम्मू कश्मीर में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, जबकि 9 दिसंबर को बारामूला, पुलवामा और बड़गांव में तीसरे चरण का मतदान होना है। वहीं 8 दिसंबर को श्रीनगर के सौरा में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करने वाले हैं। मोदी इससे पहले अपनी रैलियों में प्रदेश की जनता को बुलेट का जवाब बैलेट से देने का आह्वान कर चुके हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है, यानी घाटी में जमहूरियत की जीत हुई है। लेकिन लगता है आतंकी मोदी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से घबरा गए हैं। इस इलेक्शन को लेकर वो लोग बहुत चिंतित हैं, खासतौर से पाकिस्तान बहुत चिंतित है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस आए। वो अभी तक बात कर रहा था इस्लामिक निज़ाम की, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की। अब वहाँ पे सेकुलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत, जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर LOC के ऊपर वहाँ पे फायर करते रहे, UNO में चले गए, रैलियां कर ली। और तो और इन्होंने अभी पिछले दिन 2 दिन पहले हाफिज सईद की रैली के लिए इन्होंने ट्रेनों से लोगों को बुलाए, वो भी मैंने टीवी पे देखा। तो अभी ये समय आ गया है कि पाकिस्तानी की सारी एक्टिविटीज को बहुत गंभीरता से लिया जाए और हमको कोई सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार चुनाव का विरोध करते रहे हैं। स्थानीय लोगों को डराने के लिए हाल ही में आतंकियों ने 3 दिसंबर को पुलवामा, 27 नवंबर को अरनिया सेक्टर, 29 नवंबर को श्रीनगर के लाल चौक और 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमले किए थे। सवाल है, क्या इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्योंकि एक दिन पहले ही लाहौर में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने एक बड़ी रैली कर भारत के खिलाफ जहर उगला है और घाटी में चुनाव का विरोध किया है। अब सवाल ये है कि क्या चाहते हैं आतंकी और क्या चाहता है पाकिस्तान? बैलेट के बदले बुलेट का क्यों किया जाता है इस्तेमाल? क्या बौखला गए हैं आतंकी? क्या रिकॉर्ड मतदान से परेशान हो गए हैं आतंकी? क्या मतदाताओं को डराना चाहते हैं आतंकी? और इन आतंकियों का इलाज क्या है? वैसे अब तक की बम्पर वोटिंग की तस्वीरों से साफ है कि आतंकी हमले से घाटी की जनता डरने वाली नहीं है। लोग अगले चरण के मतदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपने अपने घरों से जरूर निकलेंगे। इस समय श्रीनगर के सौरा से बिलाल भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज दिन भर जो आतंकियों के 4 हमले हुए हैं उनको कवरेज दे रहे हमारे समय संवाददाता बिलाल भट्ट इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, सबसे पहले तो जहां जहां हमले हुए थे वहां के हालात, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या 3rd फेज की पोलिंग से पहले पैनिक क्रिएट करने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें पूरे दिन की, पहला हमला आज सवेरे उड़ी में हुआ। पहली बार पिछले 20 साल की मिलिटेंसी में
एक सेना की कैंप को, वो भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े सिक्योरिटी अपरेटस पे इस एरिया में एंटर होना, जो 24 घंटे न सिर्फ सेना की बल्कि जो बाकी एजेंसीज हैं, सीआरपीएफ है, जे पुलिस है, इनकी निगरानी में रहता है। और उड़ी जो है, चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का एरिया है, ये वैसे ही संवेदनशील है। इस एरिया को अभी तक हालांकि पूरे कॉर्डन में है, और जो सिक्योरिटी वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, इसे और ज्यादा बीफ अप किया गया है। जहां तक बात है श्रीनगर शहर की, जो सेंट्रल कश्मीर है, जहां पर सोरा में हमला हुआ, वो भी सुरक्षा की पूरी निगरानी में है। शुपया में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और त्राल में जहां पर 9 दिसंबर को चुनाव होने हैं, वहां पर भी इस ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। अगर कुल मिलाकर देखें तो श्रीनगर शहर में जब हम वापस आ रहे थे उड़ी से, तो हमने जगह जगह देखा सीआरपीएफ के जो बंकर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। जो बंकर्स कहीं कहीं पे हटाए गए थे, उन सैंड बैग्स को दोबारा से वहां पर लगाया जा रहा था, और यह इंश्योर करने की कोशिश की जा रही थी कि जो तीसरे चरण के मतदान है वो इंसिडेंट फ्री हो। इसके अलावा अगर बात करें त्राल में, पुलवामा में जहां पर चुनाव होने हैं, उस एरिया में भी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। जो यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन हैं, जो यहाँ पर सीआरपीएफ और पुलिस के कैंप्स हैं, उन्हें और ज्यादा सतर्क रखा गया है, सतर्कता बरती जा रही है। और जो बैरिकेड्स हैं उन्हें और पुख्ता कर दिया गया है। बार्बड वायर का इस्तेमाल एक बार फिर से और पुख्ता कर दिया गया है। जो कैंप्स हैं, उन कैंप्स के इर्द गिर्द के पूरे एरिया जो है उन्हें बार्बड वायर से घेर दिया गया है। और जो पार्टीज है, रोड ओपनिंग पार्टीज हैं, उन्हें भी और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि जो आने वाले दिन है, आने वाले चुनाव के दिन है, या फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे, वो इंश्योर किया जाए कि वो इंसिडेंट फ्री रहे। जैसे हमारी बात आईजी कश्मीर एजी मीर से हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आने वाले दिन जो है वो इंसिडेंट फ्री रहेंगे। सतर्कता और बढ़ा दी गई है। बिलाल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप रिपोर्टिंग करें, अपना ध्यान रखें, अपनी क्रू टीम का भी ध्यान रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, यहां पर हमारे साथ पैनल मौजूद है, चर्चा ब्रेक के बाद। जमहूरियत के दुश्मन, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहेंगे अब किस किस्म की तैयारी भारत को करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक्सपर्ट्स की हमने बाइट भी देखी, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर रखने की जरूरत है और बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, इसके पहले कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं, कुछ चंद महत्वपूर्ण बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जी बिल्कुल। स्पेशली मैं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला चीज कि ये जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसका टाइमिंग जी। दूसरा कि पाकिस्तान की मानसिक स्थिति। तीसरा कि पाकिस्तान का मेन मुद्दा क्या है जिससे वो इंडिपेंडेंस के बाद बार बार वो भारत से जूझने का प्रयत्न करता है। और चौथा कि पाकिस्तान की मेन चिंता, उसकी बौखलाहट, उसका मन संतुलन खोने का कारण क्या है। तो ये जो टाइमिंग है ये अटैक का, ये सामा में भी पहले हुआ था, जहां पर आर्मर्ड रेजिमेंट के एक 2IC साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का मौत हुआ था आतंकवादियों के हाथ। तो ये जो JNK में इलेक्शन हो रहा है और बहुत हेवी टर्नआउट हो रहा है, वो चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि यदि भाजपा किसी तरह से सरकार वहां बना लेती है तो उसको बहुत कष्ट होगा। तो ये उसका चिंता का विषय है। जो मानसिक स्थिति है पाकिस्तान का, कि जो कन्वेंशनल वॉर हमेशा वो भारत से हारा है। 1971 का जो उनके 94,000 फौजी कैदी बने थे, ये जख्म उसका अभी तक लगता है कि नहीं भरा है, और वो हिंदुस्तान से बदला लेने के अग्नि में हमेशा झुलस रहा है। जो मेन मुद्दा पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ये है कि कश्मीर एक इश्यू है, और दूसरा है वो कहता है कि जो मुसलमान हैं भारत के, वो वेल लुक्ड आफ्टर नहीं है, वो कष्ट में है। इन दोनों मुद्दों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह JNK के राजा थे, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया। एक ये लीगल दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल इवेंट है। इसको क्लॉक को पीछे नहीं किया जा सकता, और मर्जर भारत के साथ कंप्लीट है, और उसको फिर से रिकंसिडरेशन रिव्यू नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि उनका जो ये पॉइंट है कि भारत में मुसलमान भाइयों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि मुसलमान देशों के बनिस्पत भारत ही ऐसा देश है
जहां यहां के मुसलमान भाइयों को फुल फ्रीडम है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आज थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष के बीच में जो बातचीत हुई है, एक मीटिंग हुई है, एक सुरक्षा के लिहाज से इसको काफी अहम माना जा रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रचना मौजूद हैं, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर, यहाँ पर जिस एरिया में हमले हुए उन लोगों को आगे थर्ड फेज में कई जगह वोटिंग करनी है, सेना के मनोबल पर कितना असर पड़ता है? 10 जवान शहीद हुए, वहां के लोग जिनको वोटिंग करनी है उनके मनोबल पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बम्पर वोटिंग चल रही थी? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कहीं ना कहीं ये जो मनोबल है वो ढह जाता है, यानी जो हम बोलते हैं सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वहां पे उसकी बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। एक तो पब्लिक में भी आतंक फैलने का डर रहता है, लोगों को डर है कि आगे जाके किस तरीके से वोट करके आए ना करें, एक शंका सी बैठ जाती है दिमाग के अंदर। और जो आर्मी है खासकर, क्योंकि जो लोग परेशान हुए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, उस वजह से इट इज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग कि ये एक तरीके का जो टेररिस्ट है, दे वांट टू क्रिएट फियर साइकोसिस, जिसे हम बोलते हैं, भय क्रिएट करना चाहते हैं। बट आई विल से कि इस समय काफी JNK की जो जनता है काफी अच्छी तरह से गठित है, काफी अच्छी तरह से संयुक्त है कि वो एक तरीके से बाहर आ रही है। पर जो आपने सवाल पूछा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो कि अचानक से जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो मनोबल पे कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि घबराहट होना, डर लगना, एप्रीहेंशन होना, फियर जिसे हम बोलते हैं, उदासी होना, सैडनेस होना, अचानक से रोना छूट जाना, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, रिवेंज की फीलिंग्स होना, जैसे सर ने बताया। ये तो एकदम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो एकदम खाली हाल एक इंसान को महसूस होते हैं, चाहे वो सेना के अंदर हो, चाहे वो एक पब्लिक में हो। पर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, ये हमारे दिलों में, मनों में घर कर जाते हैं, और खासकर सेना के अंदर, और जो लोग वहां पर बॉर्डर पे खड़े हैं, जो लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी आम जनता, क्योंकि आज हम यहाँ पर इस तरीके से आसानी से बैठकर बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लोग कुछ हमें खड़े हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमको उनका मनोबल बढ़ाना जो है बहुत जरूरी है। ये मनोबल कैसे बढ़ाना चाहिए, ये भी हम आपसे जानेंगे। इस बीच हमारे साथ दानवीर सर मौजूद हैं। दानवीर सर, यहाँ पर थल सेना और वायुसेना के बीच एक अहम बैठक होती है, प्रधानमंत्री दलवीर सुहाग साहब से मिलते हैं और एक अहम बैठक होती है। क्या कुछ इसका आने वाले दिनों में बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, थल सेना और वायुसेना के अध्यक्षों के बीच में बात हुई है, इसका मायने बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं। अब किस लेवल पे सोच विचार चल रहा है, क्या सरकार की मंशा है, ये क्यास लगाना इस समय मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं होगा। लेकिन संकेत काफी स्ट्रांग है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कुछ एक्शन के बारे में कुछ सोच रही है, लेकिन इस प्रकार के क्यास लगाना मेरे ख्याल से अभी काफी प्रीमेच्योर होगा। पिछले दिनों जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को, उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा हो सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी ताकत इकट्ठी करके दिखाना चाह रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराई जाए और उसके बाद इस तरीके से अब एक बार फिर से जंग छिड़ी जाए। देखिए, JNK के अंदर अभी जो टेररिज्म का जो कॉम्प्लेक्शन है वो पूरी तरह चेंज हो गया है। आज से जो 10 साल पहले सिचुएशन थी अब वो नहीं है। चेंज कैसे हुआ है? जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स पहले जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान में आते थे, वो कमांड एंड कंट्रोल सेटअप करते थे और इंसर्जेंसी का संचालन करते थे। आज की तारीख में पाकिस्तान मिलिटेंट्स जो हैं एज रेसिडेंट मिलिटेंट्स JNK में बहुत बहुत कम हो गए हैं। उसका कारण ये भी है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो खत्म हो गया है और एक प्रतिस्पर्धा रहती है आपस में लोकल कश्मीरीज में, अगर उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये फॉरेन मिलिटेंट है, क्योंकि कैश रिवॉर्ड उसके ऊपर काफी ल्यूक्रेटिव रहता है। तो कई बार आप देखेंगे, अगर आप पिछले न्यूज को स्कैन करें तो आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटेड जो मिलिटेंट है उसकी जो लाइफ स्पैन है बहुत कम है। जनरली पब्लिक बहुत जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन दे देती है और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अब जब मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है, तो अब पाकिस्तान के पास जो स्ट्रेटेजी बचती है वो है कि ऐसे स्नीक करके और ड्रामेटिक और ग्लैमरस रेड्स करके और फोकस को दोबारा इस्टेब्लिश करने का। जहां तक उसका बेस है, जहां तक उसकी लॉन्गेविटी है, वो मेरे ख्याल से अब खत्म हो गई है, वो जमाना खत्म हो गया और पाकिस्तान इज फाइटिंग अ लूजिंग प्रॉक्सी वॉर। सेना साहब, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेना के सामने इस इलाके में ऐसे आतंकी हमलों से निपटना, अपना मॉरल बूस्टअप करना, अपना मॉरल अप रखना और हमेशा अलर्ट पर रहना कितनी बड़ी चुनौती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है और
मेरा अपना विचार ये है कि भारत को देश के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और फौजी बॉर्डर के स्तर पे एक्शन लेना पड़ेगा। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, सेंसर सिस्टम है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस सब को मॉनिटर करने की जरूरत है ताकि हम लोग को अर्ली वार्निंग मिले। जब हम देश की स्तर की बात करते हैं तो देश को यूनाइटेड नेशंस में ये कहना पड़ेगा हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो। पाकिस्तान को जितना इंटरनेशनल फंडिंग हो रहा है विदेशों से, जैसे अमेरिका हमारे साथ अब इस फ्रंट पे, हम आतंकवादी के फ्रंट पे हम लोग के साथ हो गया है, तो जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो बंद किया जाए। जो मिलिट्री हार्डवेयर, क्योंकि यूएनओ ने एडमिट किया है कि पूरी आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान, तो जो मिलिट्री हार्डवेयर और स्पेयर सपोर्ट मिल रहा है टेक्निकली एडवांस कंट्रीज से वो बंद किया जाए। फंडिंग, इनकी जो फंडिंग है वो बंद की जाए और इनको पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जरूरत है, ताकि जब पाकिस्तान आइसोलेट होगा और आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की मौजूदा हालत इतनी खराब है कि जो कैपिटल फ्लाइट हो रहा है ये आतंकवाद की वजह से, और पाकिस्तान से कैपिटल बाहर जा रहा है, तो ये सब इस तरह से जब हम पैरेलल एक्टिविटीज करेंगे तो पाकिस्तान को थोड़ी सी समझ आएगी और मेरा ख्याल है कि सिचुएशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। जी दानवीर सर, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रचना, सेना के बल के बारे में हम बात करें तो उसको कैसे बढ़ाया जाएगा? जी, जैसे मैंने बोला कि एक बहुत परेशानी वाली बात जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि उस समय तो झेल लिया, उसके बाद क्या होता है इंसान के मन पे ऊपर और वो मन से शरीर के ऊपर कैसे बैठ जाता है। बहुत सारी अलग अलग परेशानियां, जैसे कि नींद ना आना, इंसोम्निया, डिप्रेशन हो जाना, बार बार एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आना, इस सब के लिए हमको किसी ना किसी तरह से सेना के लिए भी हमको मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, ये सब अवेलेबल कराने चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे बाहर के देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जहां पर इस तरीके के प्रोग्राम्स आर रनिंग ऑलरेडी। Unfortunately, we don't have anything that large which is running. Yes, we have on small scale, but अगर हम गवर्नमेंट एक स्टेप लें और इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे डेवलप करें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है सेना के लिए। नहीं, पीटीएसटी फौज में अनफॉर्चुनेटली सेना में इतने लार्ज लेवल पे बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ही नहीं, हाँ, फॉर्मलाइज्ड है ही नहीं है, तो उसको इट नीड्स टू बी फॉर्मलाइज्ड इन सम वे। एंड जब फॉर्मलाइज होगा आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं और ज्यादा भर्ती होंगे सेना के अंदर, जैसे कि अब्रॉड में देखा जाता है, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि वो अच्छी तरह से दे टेकन केयर ऑफ। देखिए, फौज में फिजिकल फिटनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल एंगल, उसमें थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है, उसमें ओरिएंटेशन की जरूरत है। और मेन प्रॉब्लम एक फौजी को ये इसलिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि जो कंडीशंस है सर्विस के बहुत टफ है। गृहस्थ आश्रम से वो दूर रहता है और वो मानसिक तनाव में काफी जीता। पहले तो चिट्ठी जाती थी तो 15 दिन में पहुंचती थी, अब मोबाइल से फैमिली का प्रॉब्लम सेकंड्स में उसको कन्वे किया जाता है, तो वो बड़ा स्ट्रेस में रहता है और ये सब जो रिजल्टेंट डेथ हो रहे हैं और मोरल थोड़ा लो होता है कभी कभी, वो इसका कारण है। जी, बिकॉज जो मेंटल स्टेट है वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दानवीर सर, मैं यहाँ पर जो पाकिस्तान, जो भारत का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त है। हाफिज सईद को वहां पर ट्रेन अवेलेबल कराई जा रही है रैली के लिए, वो अपनी रैलीज में कश्मीर के खिलाफ जहर उगलता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसके खिलाफ जहर उगलता है। ऐसी स्ट्रेटेजी से कैसे निपटा जाए? देखिए, पाकिस्तान तो ये करेगा, जैसा जनरल साहब ने उस समय बताया कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो एंटी इंडिया है। अगर एंटी इंडिया अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर आप वो हिंदुस्तान का दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अपनी कार्रवाई करेगा। जहां तक उससे निपटने का सवाल है, जो जनरल साहब ने जो बोला कि यूएन में लेके जाना, मैं थोड़ा सा उनसे असहमत हूं उस बात पे। हमें यूएन पे जाके रोना और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने पार्लियामेंट में ऐसा कोई प्रस्ताव पास किया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है? क्या हमने क्यों उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है? ये सवाल पूछना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने इस विषय में क्या कदम उठाए हैं? तो तब हम मानेंगे कि आप खुद भी सीरियस हैं पाकिस्तान को टैकल करने के लिए। अब जहां तक मिलिट्री का सवाल है कि वो किस प्रकार से इस चीज को टैकल करे, तो द कॉस्ट ऑफ वॉर हैज टू स्पिल ओवर टू द अदर साइड, और आपको कोई नहीं रोक रहा आपकी आर्टिलरी का इस्तेमाल करने के लिए,
2003 नवंबर में जब सीज फायर हुआ था, मुशर्रफ साहब घबरा के सीज फायर इसलिए करने के लिए आए थे क्योंकि पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इतना हैवी आर्टिलरी फायर हिंदुस्तान की फौज की तरफ से होता था कि उसके लिए वो अनटेनेबल हो गई थी सिचुएशन। आज की तारीख में भी उसके पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, इतना एमिनिशन बैकअप नहीं है, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, ना कि जिस हिसाब से हम लोग इसको टैकल करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जब हम मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि यदि हम यूनाइटेड नेशंस को ये कन्विंस कर देते हैं तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पूरे विश्व में होगा कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया है, तो उससे हम लोग को सौदाबाजी करने में हमको आसानी रहेगी। पहले हमें खुद करना पड़ेगा अपने पार्लियामेंट में, उसके बाद यूएन कन्विंस होगा। हमने तो बहुत बार कहा है, कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो कि इसका विरोध करती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है। तो आपने प्रस्ताव पास नहीं किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन है पाकिस्तान। इस विषय पर पूरी सहमति है और मेरा नहीं ख्याल है किसी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन प्रस्ताव कोई पास नहीं। The steps need to be taken a little more rapidly than what they are being taken, you know, compared to what is happening currently. वक्त की कमी है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है चर्चा में। बहुत शुक्रिया। दानवीर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रचना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो फिलहाल बात जो निकलकर सामने आई वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं और सख्त कदम उठाने होंगे, और कहीं ना कहीं जब लचीला रुख पाकिस्तान को दिखाई देता है तो वो हमेशा से उसका फायदा उठाता है, और पाकिस्तान जो नापाक मंसूबे पाले हुए हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी और सेना का मनोबल ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।